Hello class 8 student. Today we will start the chapter sound, and in this chapter we will first discuss about some basic terms related with sound, in which the first is sound is a form of energy. साउंड जो है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है वाइब्रेशन से, ये भी ध्यान रखेंगे. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. मतलब कहीं भी आपको साउंड प्रोड्यूस करना होगा तो आपको वाइब्रेशन करवाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ड्रम है, तो हम लोग ड्रम पे जब स्टिक से ड्रम को हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. तो क्या होता है कि व्हेन वी हिट द ड्रम विथ स्टिक, देन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस मेम्ब्रेन. ड्रम के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन होता है, तो जैसे ही इसको स्टिक से हिट करते हैं, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन. और जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो आपको साउंड, आवाज सुनाई देता है. सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप गिटार या वायलिन ये सब बजाते हैं, तो क्या होता है? उसमें स्ट्रिंग होता है और आप स्ट्रिंग को प्लग करते हैं. तो व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड, साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. तो ये ध्यान रखेंगे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. कहीं भी साउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है. तो कहीं भी साउंड अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप ये याद रखेंगे कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. आइदर यू आर स्पीकिंग और यू प्रोड्यूस द साउंड विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट. अब जैसे फ्लूट है, आप बांसुरी बजाते हैं, तो फ्लूट में क्या होता है कि हम लोग एयर, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें एयर कॉलम वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड के बारे में ये दो बातें एकदम याद रखेंगे. ये बिल्कुल इनिशियल और बेसिक बातें हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. ये सब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम, गिटार और आपका फ्लूट, ये अलग अलग तरह के हैं. कोई विंड इंस्ट्रूमेंट है, कोई वायर इंस्ट्रूमेंट है, कोई मेम्ब्रेन वाला है. तो कहीं से भी आप कैसे भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको वाइब्रेशन करना जरूरी है. कहीं भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा. तो ये तो सबसे बेसिक टर्म था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. अब आइए साउंड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं, जिनसे डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है. फिल इन द ब्लैंक सॉल्व होगा, ट्रू और फॉल्स भी आप इससे बना सकते हैं. इसमें फर्स्ट है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. ध्यान रखेंगे कि साउंड वेव है और उसमें भी कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव. तो आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जाए कि एज साउंड अ मैकेनिकल वेव, तो बताएंगे ट्रू. या फिल इन द ब्लैंक्स हो कि साउंड इज अ फिल इन द ब्लैंक्स वेव, तो फिल करेंगे मैकेनिकल. तो याद रखेंगे कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. सेकंड, व्हेन इट ट्रैवल इन मीडियम, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर. ये भी बात याद रखेंगे कि जब ये किसी मीडियम में ट्रैवल करेगा तो जो इसका नेचर होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा. वेव में दो तरह का नेचर होता है, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है. ध्यान रखिएगा. तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स में है, आप लोग को बताया गया था, और साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल में है.
तो इसको याद रखिएगा। अगर वेव पूछे तो बताना है मैकेनिकल, लेकिन मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो नेचर क्या होगा, तो आपको बताना है लॉन्गिट्यूडिनल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। वेव तो मैकेनिकल, और जब मीडियम में ट्रैवल करेगा, प्रोपैगेट करेगा, तो प्रोपैगेशन का नेचर क्या होगा, तो बताना है आपको लॉन्गिट्यूडिनल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी चर्चा बार बार होती है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है। मतलब ये कि आप जब भी साउंड को ट्रैवल करता हुआ देखेंगे तो मीडियम से करता हुआ देखेंगे, कभी भी ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि जैसे मून पे हैं तो वाई द एस्ट्रोनॉट्स आर अनेबल टू टॉक विथ ईच अदर ऑन द मून और ऑन अदर प्लैनेट। क्यों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से टॉक नहीं कर पाएंगे मून पे या अदर प्लैनेट पे? तो ऑन मून और ऑन द अदर प्लैनेट देयर इज नो एयर। यहां पे जो है वो वैक्यूम होता है, एयर भी नहीं होता है, और साउंड कभी भी बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और यहां कोई मीडियम नहीं है, इवन कि एयर भी नहीं है। तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में कभी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। तो दीज टू एस्ट्रोनॉट्स आर अनेबल टू टॉक। दे कैन स्पीक but the sound does not travel. It required always a medium. ये बोल तो पाएंगे, लेकिन ना इनकी आवाज ट्रैवल करके इन तक जाएगी और ना इनकी आवाज ट्रैवल करके इन तक आएगी, क्योंकि मीडियम नहीं है। तो आपके बुक में भी क्वेश्चन है कि वाई द पर्सन ऑन अदर प्लैनेट्स आर अनेबल टू टॉक और अनेबल टू हियर ईच अदर। तो चूंकि दूसरे प्लैनेट पे एयर नहीं है तो वो वैक्यूम है वहां पे, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो ये बोल तो लेते हैं, लेकिन ना इनकी आवाज इस तक जाएगी ना इनकी आवाज इस तक आएगी। दैट्स वाई दे आर अनेबल टू हियर ईच अदर। तो याद रखना इसको। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि वाई इन हॉट समर डेज साउंड ट्रैवल फास्टर। वाई इन हॉट समर डेज साउंड ट्रैवल फास्टर। तो आपको बताना है कि सिंस वी नो दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगा। दैट्स वाई इन हॉट समर डेज स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स मोर एंड इन विंटर स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स लेस। तो याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर याद रखेंगे कि साउंड का जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, तब लिक्विड, और सबसे कम होता है गैस में। सॉलिड में साउंड फास्टर ट्रैवल करता है, फिर लिक्विड में, और सबसे स्लोअर ट्रैवल करता है गैस में। इसका रीजन होता है स्टूडेंट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, आगे आप पढ़ेंगे। वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम। तो सॉलिड की ज़्यादा इलास्टिसिटी के वजह से सॉलिड में साउंड की स्पीड जो है वो हाइयर होती है, ग्रेटर होती है। ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे साउंड से रिलेटेड जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और आपके बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो आप इसको इन पॉइंट के बेसिस पे जो है बना सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साउंड से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको
साउंड के ट्रैवल करने का कैरेक्टर समझा देता हूं। देखिए, वैसे तो जो कॉमन वेव होता है तो वेव को हम लोग ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साउंड को जब एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे। इस तरह से करेंगे। अब आइए हम लोग इसको समझें कि ये सब क्या है। तो देखिए, जब मीडियम में ट्रांसवर्स नेचर का वेव होता है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का होता है तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखते जाइए। इस पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट और इस पार्ट को कहते हैं ट्रफ। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेस्ट, डिफाइन क्रेस्ट। तो बताएंगे कि द पार्ट ऑफ मीडियम विच टेम्पररली रेज्ड, when wave is travel, the part of medium which temporarily raised is known as crest, and the part of medium which temporarily lowered, down आ जाता है, उसको ट्रफ कहते हैं। तो टेम्पोररली रेज्ड हो जाएगा तो क्रेस्ट कहते हैं, और टेम्पोररली डाउन आ जाएगा तो ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ याद रखिएगा। दूसरा टर्म आएगा कॉम्प्रेशन और रेयरिफैक्शन। अब ये क्या है, कॉम्प्रेशन और रेयरिफैक्शन? तो व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल, जब लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का वेव जो है मीडियम में रहता है तो मीडियम के कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं, और कुछ रीजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टेंट हो जाते हैं। इन सम रीजन the molecules of medium becomes closer, while in some region the molecules of medium becomes distant. So these regions are known as rarefaction and these regions are known as compression. तो जिस रीजन में मॉलिक्यूल्स थोड़े डिस्टेंट होंगे उनको रेयरिफैक्शन कहा जाएगा, और जिस रीजन में मॉलिक्यूल्स क्लोजर होंगे उनको कॉम्प्रेशन कहा जाएगा। तो ये 4 टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्रेस्ट, टेम्पररली रेज्ड, ट्रफ, टेम्पररली लोअर्ड, रेयरिफैक्शन, मॉलिक्यूल्स बिकम्स डिस्टेंट, एंड कॉम्प्रेशन, मॉलिक्यूल्स बिकम्स क्लोजर। इसके बाद आप आएंगे दिस वन। दिस वन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, and it is defined as the maximum displacement of the particle of medium from its mean position. जब भी वेव ट्रैवल कर रहा होता है मीडियम में तो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूल जब ऑसिलेट करते हैं तो उनका जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑसिलेट करना मतलब ऐसे ऐसे ऊपर जाना फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो मॉलिक्यूल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उनको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। और एक होता है वेवलेंथ। अब मैं इनको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब एक होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूअस ट्रफ और 2 कंटिन्यूअस क्रेस्ट, दिस इज द वेवलेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एक्सप्रेस्ड इन मीटर। लैम्डा से डिनोट करेंगे और इसको मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूअस ट्रफ और द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूअस क्रेस्ट डिनोटेड बाय लैम्डा एक्सप्रेस्ड इन मीटर। इसमें भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूअस कंप्रेशन और द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूअस रेयरिफैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वेव से रिलेटेड, ट्रांसवर्स हो लॉन्गिट्यूडिनल हो। तो मैंने क्या क्या बता दिया? क्रेस्ट, ट्रफ, रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। अब आइए इनसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और 2 टर्म्स और हैं,
फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो अभी हम लोग जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया कि व्हेन वेव ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम अंडरगोज ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई न्यू एंड एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। न्यू से डिनोट करेंगे और जो SI यूनिट होगा वो हर्ट्ज होगा। और टाइम पीरियड है द टोटल टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन। किसी भी मॉलिक्यूल को 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल T एंड एक्सप्रेस इन सेकेंड। SI यूनिट जो होगा टाइम पीरियड का वो सेकेंड होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज देयर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड और टाइम पीरियड टोटल टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल आपको बना के दिखा रहा हूं तो आप और थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि व्हेन वेव ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, then molecules completes 120 oscillation in 2 minutes. Find the frequency and time period. This is the question कि कोई भी वेव मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 मिनट में 120, इन 2 मिनट 120 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब हम लोगों को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो ध्यान देना है, इन 2 मिनट देर आर 120 ऑसिलेशन। तो इसी से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। इन 2 मिनट देयर आर 120 ऑसिलेशन। अब हम लोगों को 1 सेकेंड का ऑसिलेशन फाइंड करना होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ऑलवेज कीप इन माइंड द फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो आप लोगों को 2 मिनट का ऑसिलेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इसको सेकेंड में बदलिए। तो आप इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 120 सेकेंड आ जाएगा। मीन्स इन 120 सेकेंड देयर आर 120 ऑसिलेशन। सो इन 1 सेकेंड, तो आप जानते हैं यूनिटरी मेथड में कैसे होता है। तो ये 1 ऑसिलेशन आ जाएगा और 1 ऑसिलेशन आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन आए उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को जो क्वेश्चन में था वो 2 मिनट में दिया था 120 ऑसिलेशन और हम लोगों को 1 मिनट का निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मिनट को या जो भी रहे उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर 1 सेकेंड का ऑसिलेशन निकाल लीजिए। जितना आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। और टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करिए। तो खैर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा,
तो टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज और टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड। तो यहां तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म जो भी साउंड से रिलेटेड था उसको डिस्कस कर लिया। अब आप लोग जो है बुक से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो बातें आपको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं, हालांकि सारा डिस्कस कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।